क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के इस टॉक शो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। आज हमारे बीच में दो शख्सियत हैं, जिसमें एक है अग्निशेखर जी और एक है सुचित्रा मिश्रा कौल। देखिए, एक दर्द को जीना, या मैं ये कहूं कि अगर मैं अग्निशेखर जी की रचनाओं से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक इंद्रधनुष उदास सा हो गया है। वो इंद्रधनुष तो है, उसमें कई रंग भी हैं, लेकिन अगर आपको इंद्रधनुष उदास लगे तो कैसा लगेगा? एक एक फूल तो है, लेकिन उसमें खुशबू उदास हो तो आपको कैसी लगेगी? आपके पास में एक मुस्कुराहट तो हो, लेकिन वो खोखली हो तो कैसी लगेगी? आप अगर अग्निशेखर जी की कविताओं से गुजरेंगे और इनके साहित्य से गुजरेंगे तो आपको इन सब बातों का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा कि इंद्रधनुष उदास हो गया है। आपको वो दिखेगा, इनके शब्दों में शब्द शब्द में चीख सुनाई देती है। इनके शब्द शब्द में पीड़ा झनकृत होती है और ऐसा लगता है शब्द में से करुणा टपक रही है, ऐसा महसूस होता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अश्वेतों के दर्द को जिया गया, पूरी दुनिया के सामने रखा गया, ठीक वैसे ही जैसे भारत में देखें तो दलित साहित्य को पढ़ाया जाने लगा, उन पर बहुत सारे सेमिनार हुए, उनको लोगों को बताया गया। मुझे एक तकलीफ इनकी रचनाओं को पढ़ते हुए महसूस होती है कि निर्वासन के साहित्य पर जो लिखा गया, उस पर लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने क्या प्रयत्न किया। मैं इसको उसी श्रेणी का साहित्य मानता हूं जिस साहित्य को अश्वेत के लड़ाई के साहित्य को माना गया, जिसको हमने दुनिया के सामने दलित साहित्य के रूप में रखा, लेकिन निर्वासन के साहित्य को क्यों दरकिनार कर दिया गया, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो अग्निशेखर जी एक वो नाम है जो श्रीनगर की यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं और 80 के दशक में अचानक ये डॉक्टर कुलदीप सुंबली से अग्निशेखर हो जाते हैं। एक पूरा दशक बदल रहा होता है, एक मंजर बदल रहा होता है, उस बदलते मंजर का इम्पैक्ट इनके दिमाग पर आता है। कश्मीर कैसे इनके हाथ से छूट रहा होता है, क्या परिदृश्य आपके सामने घट रहा होता है, उन सब को आप अपनी आंखों से देखते हैं और उसको जीना शुरू करते हैं। ये सारे मंजर इनकी आंख से गुजरे और मैं अच्छी तरह से मानता हूं कि इतिहासकार गलत लिख सकते हैं, लेकिन साहित्यकार के साहित्य में जो लिखा हुआ है वो इतिहास की सच्ची और अच्छी घटनाएं। अच्छी का अर्थ ये नहीं है कि वो बहुत सुंदर हों, वो कुत्सित भी हो सकती है, वो कुरूप चेहरा भी हो सकता है, लेकिन उस चेहरे को उजागर करना बहुत जरूरी है। तो मैं अग्निशेखर जी को उस लेखन का हस्ताक्षर मानता हूं और मैं ये मानता हूं कि उनकी पीड़ा को जीने और उनकी पीड़ा को रखने वाले अगर साहित्यकार हमारे बीच में आज हैं तो अग्निशेखर जी हैं। मैं पिछले तकरीबन 10 दिनों से लगातार अग्निशेखर जी को पढ़ रहा हूं। मुझे घोर आश्चर्य हुआ और मैं एक इनके मुहिम से भी जुड़ा, जो मुहिम इन्होंने निर्वासन के साहित्य पर लिखे गए साहित्यकारों को लगातार एक सीरीज के रूप में हमारे सामने रख रहे हैं। और उसमें केवल निर्वासन साहित्य नहीं है, अगर वो साहित्य भी है जो पहले के कश्मीर में लिखा जा रहा था और आज के कश्मीर में लिखा जा रहा है, उन साहित्य को भी आप एक सीरीज के रूप में हमारे सामने ला रहे हैं। दूसरा चेहरा अग्निशेखर जी जो आप देख रहे हैं, ये वो हिरणी की हैरानी वाली आंखें हैं। ये उस त्रासदी का भोगा हुआ यथार्थ का चेहरा है।
आप जो अभी इनके चेहरे पर खुशी देख रहे हैं ना, ये मैंने उस चेहरे को भी देखा है जब इन्होंने एक गोष्ठी में अपनी उस पीड़ा को व्यक्त किया था, तो मैं अपनी आंखों से गिरते हुए उस त्रासद बिंदुओं को रोक नहीं पाया था। तो ये हमारे बीच में इसलिए नहीं है कि ये प्रेसिडेंट हैं वेलनेस वेल बीइंग काउंसिल की, ये हमारे इसलिए भी साथ में नहीं है कि ये चेयरपर्सन है वुमेन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये इसलिए भी हमारे बीच में नहीं है कि ये फाउंडर हैं डॉक्टर सुचित्रा हीलिंग गार्डन की। ये हमारे बीच में इसलिए हैं कि ये उस भोगे हुए यथार्थ की सही चित्रकार हैं। क्योंकि हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय निर्वासन के साहित्य पर चर्चा करना है। तो मैं आप लोगों का बहुत भारी मन से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मैं इस बात के लिए अपने आप को आपके लिए क्षमा प्रार्थी भी मानता हूं कि मैंने आपके साहित्य को बहुत देर से पढ़ा और मैंने आपकी पीड़ा को बहुत देर से समझा। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो मैं यहीं से बात आरंभ करता हूं। अग्निशेखर जी, आप बताइए कि आपके चारों तरफ किताबें ही किताबें होती है और दिमाग में साहित्य ही साहित्य होता है। आप जब ये कहते हैं कि आपकी किसी भी समय एक किताब आई, मुझसे छीन ली गई नदी आपकी दूसरी किताब आई, काल वृक्ष की छाया आपकी तीसरी किताब आई और जवाहर टनल आपकी फिर एक किताब आई। और मैं अगर ये कहूं कि रलिव या गलिव, मिलो या मारो, आपने उस त्रासद जिंदगी से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और आप अग्निशेखर हो गए। मुझे पता लगा कि अग्निशेखर जो है वो केसर को कहते हैं, और जब केसर के अंदर एक भीतरी ठंडक, एक बर्फानी रूह उसके अंदर खड़ी हो जाए तो चंद्रशेखर किस तरीके से परेशान हो जाते हैं अग्निशेखर जी। तो मैं वहां से आपकी जिंदगी की बातचीत शुरू करना चाहता हूं कि आप मुझे साहित्य में किस तरह निर्वासन को जिया गया, आप इस पर अपनी बात कहें। सबसे पहले मैं आपको बहुत ईमानदारी से ये कहूं कि मैं आपको सुनना ही चाहता रहा हूं अभी तक। जिस तरह से, जिस प्रवाह से, जिस मार्मिकता से, जिस काव्यात्मकता से आपका मस्तिष्क नहीं बोल रहा था, आपका हृदय बोल रहा था। और चूंकि बात कविता की है और दुखद कविता की है, त्रासद कविता की है, विभीषिकाओं की है, तो उस सब के बावजूद भी आप एक इस अंधेरे में एक ज्योत्सना की तरह, एक चांदनी की तरह बोलते जा रहे हैं। और मैं बहुत ही अभिभूत हूं आपके भावों को लेकर के, और जिस तरह से आपने परिचय मेरा दिया और सुचित्रा जी का भी दिया, उसके लिए मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। दूसरा आभार ये कि आपने जिस तरह से चीजों को सामने रखा, जो आपकी एक समझ है, जिस पृष्ठभूमि से, और उसमें एक दर्द और एक मर्म आपका है कि जैसे आपने अन्य साहित्यों की बात की जो जरूरी साहित्य हैं, दलित हो, अन्य हो, लेकिन ऐसा क्या है कि इस निर्वासन के साहित्य को, और ये जो एक जेनोसाइड के प्रतिकार का साहित्य है, ये जो भविष्य की चिंताओं का साहित्य है, ये जो सहिष्णुता के तार तार किए जाने के खिलाफ एक क्रंदन का साहित्य है, और ये जो इस बड़ी त्रासदी पर रखे गए एक निर्मम, क्रूर, बर्बर मौन के खिलाफ का साहित्य है, और ये इतनी संवेदनशीलता और इतना ये निर्वासन
एक सीमित अर्थ में नहीं है, जिसे आपने बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि आपने इस वस्तु सत्य को कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका के वस्तु सत्य से, जो वहां अश्वेत साहित्य लिखा गया, मैं उस पर भी आना चाहूंगा। इतना ही नहीं, आपने एक वैश्विक पृष्ठभूमि बांधी इसकी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तक किसी ने इस तरह नहीं बांधा है। अपने प्रश्न के लिए आपने जो पृष्ठभूमि वैश्विक, स्थानीय, भारतीय और एक साथ साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन स्तरों पे बात की, तो मैं सचमुच अभिभूत हूं। और आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं, वो मेरी असमर्थता है। अब आता हूं मैं जो आपने बात की। देखिए, आपने ये भी कहा कि मेरा नाम कुलदीप है, सही है, और फिर मैं अग्निशेखर बना, ये भी सही है। मूल ये है कि मेरे पिताजी जो थे वो गुप्तचर संस्था, जिसे आईबी कहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते थे, और उनकी तबादला उनका सोपोर हो गया था। श्रीनगर से 40 किलोमीटर दूर है, और आतंकवाद और राजनीतिक घटनाक्रम के चलते आपने उनका नाम कई बार सुना होगा। और इतना वहाँ की जो राजनीतिक चेतना है, अलगावादी चेतना है, आतंकवादी चेतना है, हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा है, जमायत इस्लामियों का अड्डा है, गिलानी का गृह प्रवेश है। तो इस सब के चलते कश्मीर में चूंकि निक नेम्स, चिड़े निकालने की एक परंपरा है, और किसी भी कश्मीरी मित्र को अगर आपने थोड़ा असमंजस में, असुविधा में डालना हो, तो उसके सरनेम का अर्थ पूछिए उससे। सुचित्रा जी तो नहीं बताएंगी, मैं भी नहीं बताऊंगा। और किसी के भी सरनेम का पहचान है, वो निकनेम्स है। तो ये निकनेम्स न केवल व्यक्तियों के साथ जुड़ी हैं, ये चिड़े गांवों के साथ जुड़ी हैं, हमारी आदतों के साथ। इसी तरह सोपोर, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां मैं ग्रेजुएशन की, और ये 1971 से 80 तक मैं सोपोर में रहा, दशक पूरा। तो सोपोर की निकनेम है हजरत सोपोर, यानी ये इतना भयंकर है कि आप उसका पार नहीं पा सकते। तो ऐसे सोपोर के दिनों में मैंने सन 71 का युद्ध देखा, भारत पाक युद्ध। मैं कॉलेज में था, और पूरा कॉलेज का वातावरण, जो हमारे कल तक, आज तक जो साथ साथ में मित्र थे, अचानक उनमें बदलाव देखा, और अचानक उनको बदलते देखा, अचानक उनको पाकिस्तान का समर्थक बनते देखा खुल के, अचानक उनको भारत विरोधी बनते देखा, हमारे मित्र हैं। और ये एकदम सदमा, एकदम आश्चर्य। और अचानक खुद को एक माइनॉरिटी बोध में जाते देखा। अचानक मुझे लगा कि हम अन्य हैं, जिसे आप अंग्रेजी में अदर कहते हैं। और अचानक मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं कहूंगा तो खतरा है, मारेंगे, और एकदम आप साइड लाइन होते हैं। तो ये जो एक कॉलेज के जो आपकी वय होती है, किशोर अवस्था के बाद आप कॉलेज में आ चुके होते हैं, तो उस पर जो इम्प्रिंट्स आते हैं कि आपकी असमर्था, आप बोल ही नहीं पाते, आप भी मतलब वहां ऐसा माहौल बना कॉलेज में कि वो पूरा का पूरा भारत विरोधी माहौल। और उन दिनों श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और आपको ताजुब होगा, और मेरे उस युवा मन पर इसकी बहुत खरोंचें आई कि दीवारों पर इंदिरा गांधी के खिलाफ भद्दे और अश्लील नारे लिखे जाते थे, कविताएं लिखी जाती थी, पैरोडियां, जो भारत के विरोध में, पाकिस्तान के समर्थन में। और हम असमर्थ, और एकदम वो जो सेकंड क्लास सिटीजन होता है, आप दोयम दर्जी के नागरिक जैसे हैं, कॉलेज, अपने ही कॉलेज में, अपने ही मित्रों के बीच। और वो अवस्था फिर 90 में बनी कि आप अपने ही पड़ोसियों में दोयम दर्जे के व्यक्ति हैं और डरे हुए हैं। तो उसमें मेरे मन में भी एक रिएक्शन आ गई तब। तो मैंने युद्ध के खिलाफ कविता लिखी, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गई। और मैं पता नहीं क्यों मैं कविता लिख गया। वो भारत के खिलाफ लिखते थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ, मैंने कोई व्यक्ति के खिलाफ नहीं, मैंने युद्ध के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ नाम लेके दूसरे दिन मैं कॉलेज में गया, कविता सुनाई, और वाहवाही मेरी बहुत हुई। जो अपने माइनॉरिटी के लड़के थे, कश्मीरी पंडित लड़के थे, 2-4 सरदार लड़के भी थे, वो खुश हो गए, हमारी ओर से भी कोई कवि आ गया। और मैं भी खुश था कि मैं कोई गालिब टैगोर बन गया। और ऐसे में मुझे सीनियर लड़कों ने पकड़ा, कहा, ए तू बड़ा पॉइंट वाइट हो गया, हमको भी सुनाओ। जब मैंने कविता सुनाई तो मेरे चांटे पड़े, धड़ा 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 धड़ा, उन्होंने मारा मुझे। कविता का पहला पारिश्रमिक मुझे मिला उनकी पिटाई से। उनको सहन नहीं हुआ कि ये लड़का पाकिस्तान के खिलाफ लिखेगा, उस युद्ध के खिलाफ लिखेगा, ये तो हमारा अधिकार है। तो
तो ऐसे में पहला कवि मेरा उस समय जागा, उसके बाद वो सोया। फिर मेरा संपर्क हरिवंश राय बच्चन जी के साथ आया, उनका साहित्य पढ़ा, पत्राचार किया, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, चिट्ठियां आती थी, और उन्होंने जो एक सीख दी मुझे कि पहले अध्ययन करो, भाषा पर अधिकार पाओ, अध्ययन करो, खूब खूब अध्ययन करो, साहित्य लिखोगे ही प्रतिभा है तो ये मेरे लिए दिशा थी, मैं पढ़ने में चला गया। और ऐसे में मेरा एक पहली बार का कवि तब जागा। फिर जिस माहौल में हम रह रहे थे, जिसकी ओर मैंने इशारा किया, वो माहौल एक दबाव का माहौल रहा, जहां आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको मान के चलना पड़ता है कि हाँ, यहाँ बड़ा भाईचारा है। वो भी था अंतर्निहित, वो भी रहता है, लेकिन खुल के नहीं था, उसका छद्म बहुत था। ऐसे माहौल में पलते पलते जब अब कवि कविता भी लिखी आपने दो चार, तब मेरे संपर्क में बलराम आए। वो लघु कथाकार है, कानपुर में रहते थे उन दिनों, और संपादक भी हैं, बहुत अच्छे कथाकार हैं, मेरे मित्र हैं पुराने। तो उनके साथ संपर्क हुआ। उन्होंने कहा, यार कुलदीप नाम वैसे अच्छा है, लेकिन इस नाम के कई लोग हैं पंजाब में, कुलदीप चड्ढा, कुलदीप तलवार, कुलदीप वगैरह वगैरह, तो चाहो तो नाम बदल सकते हो। क्योंकि मैं भी, उन दिनों वो अमलतास हुआ करते थे, और दो चार पत्रों में उन्होंने कभी अमलतास से कहा, अब मैं अमलतास नहीं, अब मैं नटराज हो गया हूँ। फिर वो भी बदला, कहते अब मैं नटराज सन्यासी हो गया हूँ। अब वो भी बदला, फिर अब मैं बलराम। मैंने कहा, यार क्या दिवाला निकाल रहा है नामों का। तो मुझे उन्हें एक नामों की सूची दे दी, और उस नामों की जो सुझाए नाम थे, उसमें अग्निशेखर था। तब तक मैं जानता नहीं था अग्निशेखर क्या होता है, तो मुझे यह नाम अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये धारण किया, अग्निशेखर। तब मेरी एक मैडम थी, उसने कहा इसका अर्थ होता है शंकर, जिसके भाल में अग्नि हो। तब मैं यही मानता था। उसके बाद मुझे पता चला ये तो केसर का फूल है, केसर के फूल को। तो इस तरह मैं अग्निशेखर बना, और अग्निशेखर बलराम का दिया हुआ नाम है। और अग्नि और शेखर, मेरे बाप ने मेरी माँ से कहा एक बार, मेरी माँ ने जिज्ञासावश पूछा, ये इसको क्या हो गया, इसका नाम तो अच्छा था कुलदीप, इसने क्या है, इसका मतलब क्या होता है। अब मेरे पिताजी, मैं दूसरे कमरे में, सुचित्रा जी को याद होगा कि हमारे कमरों में ना दीवारें कभी कभी वो लकड़ी की होती थी, वुरूसी, वुरूसी बोलते थे उनको हम। और उस वुरूसी के उस पार मैं सुन रहा हूं, कान सटा के, मेरा बाप क्या कहेगा। उसने अपना ज्ञान बगा रहा माँ को। मेरी माँ पूछ रही है अग्निशेखर क्या होता है, इसका कुलदीप उसने कहा, बहुत विद्वान की तरह कहा, जबकि वो जानते कुछ नहीं थे। कहा ये अग्निशेखर का मतलब होता है ये आग लगा देगा सारे हिंदुस्तान में, मर गया। उसने कहा, हाय राम, मैं क्या करूं अब। तो इस तरह मैं अग्निशेखर हो गया। और ऐसे माहौल में, भारत विरोधी माहौल में, दबाव में हम बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जहां आप फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं उस समाज को और परंपराओं को, समाज को। ऐसे में जब 90 आया, तो 90 के बाद तक मैं कवि हो गया था, कविताएं आना शुरू हो गई थी। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो तो आप जानते हैं। ये मैंने थोड़ा सा परिचय अपने नाम का दिया आपको। बहुत अच्छे। तो ऐसे माहौल में सुचित्रा जी, मुझे लगता है कि आपने भी, जब आपकी प्रारंभिक अवस्था रही होगी, तो आपने जो जो डरी हुई हिरणी की आंख से जो कुछ देखा, क्योंकि मुझे लगता है आप समय बच्ची रही होंगी जिसमें ये देश के विभाजन के बाद की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी थी ये, और आप उसकी साक्षी रही। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी कि आप उस त्रासद जिंदगी को जिया आपने, तो आप उसे बताएं, फिर उसे साहित्य में कैसे उतारा, उसकी मैं बात अग्निशेखर जी से करूंगा। जी, आप बताइए। पहले तो प्रेम जी, मैं रियली बहुत आभारी हूँ आपकी कि आपने सब्जेक्ट लिया, क्योंकि 30 साल हो गए हैं पलायन को, और जो उम्र दराज लोग हैं वो तो जानते हैं, उससे वाकिफ हैं, पर जो युवा दर्शक हैं आपके, वो शायद इतना नहीं जानते। आप खुद बता रहे हैं कि आपको भी साहित्य बाद में ही पता चला और आप पढ़ने लगे। और उनका क्या, जो उस दौर में पैदा ही नहीं हुए थे, अब तो तीसरी नस्ल आ रही है, यू नो।
तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये जो आप कॉन्वर्सेशन आज कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, बहुत बहुत आवश्यक है। थोड़ी देर से है, कोई बात नहीं, पर बहुत आवश्यक है। बहुत आभारी हूँ इस चर्चा के लिए। और अगर हमें इसकी गहराई में जाना है तो साहित्य से ही वो हमें वो गहराई मिल पाएगी। बिकॉज जैसे आपने कहा, सोशल, लिटरेरी, पॉलिटिकल, उस तरह का एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। और हाँ, आपने अग्निशेखर जी, मैं आपके नाम के बारे में कहना चाहती हूँ कि मुझे लगा कि शायद ये नाम आपने बाद में रखा है, क्योंकि आप अग्निपथ पे चले हैं। और नहीं, आपने ये जो डीएनए में ही है। जी जी। और मेरे पिताजी भी इंटेलिजेंस से ही जुड़े हुए थे, पर मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे। और तो हम जम्मू में थे, उधमपुर में थे, श्रीनगर में थे। और फिर मेरा विवाह के बाद मैं ओबरॉय पैलेस, जो बड़ा होटल है, मेरे हस्बैंड वहाँ के जनरल मैनेजर थे। तो एक तरह का टेंशन रहता था। और जब मैं बड़ी हो रही थी, जब भी मैं जाती थी तो यही सुनती थी, जब डैडी भी अपने वर्दी में होते थे तो बहुत जो वहां के लोग थे, कभी कभी जैसे जैसे मजाक में ही अपनी तरफ से करते थे। वो कहते थे, मुन्ना यहाँ क्या कर रहे हो, अपने वतन जाओ। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या कह रहे हैं, यही तो हमारा वतन है। पर क्योंकि मैं उस एक डिफरेंट सोसाइटी में थी, तो वहां पे मेरा ख्याल एक बहुत एक कामनेस रहती है, और पता नहीं चलता नीचे क्या हो रहा है। और मुझे अभी भी याद है कि हम फारूक साहब के साथ एक बार क्रिकेट देख रहे थे। और सडनली वो उनकी बहुत ही मुकाबले हो गए, होटल आए हुए थे ओबरॉय पैलेस में। और जब पाकिस्तान जीते तो बहुत ऐसे, ये क्या आप कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है ये। सो ही सेड कि नहीं, क्रिकेट के मामले में हम पाकिस्तानी हैं। तो ये इट वाज अ गिव अवे, टोटल गिव अवे। सो ये सब हुआ। पर जब 1989 में मैं मेरे मेरे छोटा सा बेटा पैदा हुआ, और मैं वापस होटल आई, क्योंकि वो ऑफ सीजन था श्रीनगर में डिलीवरी के लिए। तो मैं दिल्ली गई थी, और जब 4 महीने नहीं, मेरे ख्याल 28 दिन का था मेरा बेटा, मैं वापस आई। तो हम होटल में ही रहते थे। अब आप देखिए, हमारा पूरा स्टाफ मुस्लिम है, मेरे हस्बैंड जनरल मैनेजर हैं, और वहां हमको पोक भी सर्व करना होता है। फॉरेनर्स आते हैं, सब कुछ उस तरह से। और सब ठीक चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। एक टेंशन जरूर थी, पर ऐसा कुछ मैं बिल्कुल बेपरवाह अपनी तरफ से। जब एक दिन मुझे ये बताया गया कि जब आप बाहर जाती हैं तब आपको बिंदी लगानी पड़ेगी। मैंने बोला, हाँ मैम लगाती हूँ बिंदी तो। नहीं नहीं, आपको बड़ी बिंदी लगानी पड़ेगी। तो ऐसे, ये कैसा है भाई, ये तो जरूरी नहीं मैं छोटी लगाऊं, मैं एक लंबी तिलक लगाऊं, या मैं कैसी भी लगाऊं, मैं क्यों ऐसा, मुझे बड़ा, मैं कभी वेस्टर्न भी पहनती हूँ, कभी मेरी मर्जी मर्जी। नहीं, आपको लगानी पड़ेगी। और तब मुझे, क्योंकि मैं बहुत कट ऑफ थी होटल में रहते रहते, और गेस्ट से मिलते, फिल्म स्टार्स आते हैं, ये सब पॉलिटिशियंस, ये वो सब। और जब ये सब होने लगा तो मुझे बड़ा अजीब लगा, एंड उसके बाद मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड के जब चेहरा बहुत उड़ा हुआ होता था, जब वो मेरे साथ लंच करने आते थे। और ये उन्होंने मुझे बहुत बाद में बताया। बहुत बाद में बताया कि उनको रोज कॉल आता था, रोज कॉल आता था, और अलग अलग आवाजों में आता था। और वो कहते थे कि अच्छा, आपका बेटा 2 महीने का हो गया है, माशाल्लाह, कुछ ही दिनों का मेहमान है, और हमारा तो पानी भी होटल से आता है, तो वो मुझे बताते ही नहीं थे। और ऐसे ही चलता गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम बाहर मत जाया करो। मैंने बोला, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तो अपना हंसी खुशी अपना सब करती थी। उस टाइम का आपको याद होगा, रात के 12 बजे शिकारे में भी जाते थे। डोंगे पार्टी होती थी, क्या कुछ नहीं था। और ऐसे बाहर तो फिर
पता चला कि उन्होंने कहा कि हम आपकी बेगम पे एसिड फेंक देंगे, कश्मीरी पंडित है और उस पे इस तरह का थ्रेट हुआ। उसके बाद कहा कि एक कॉल जो उन्होंने मुझे बाद में बताई कि आपका बेटा तो अब 4 महीने का हो गया है और हम उसे मारेंगे और हमें तो जन्नत मिलेगी, काफिर को मारेंगे तो जन्नत मिलेगी। ये सब इतनी देर तक मेरे हस्बैंड अपने अंदर ही रख रहे थे, पर जब फाइनली उनको कॉल आया कि आज हम आपकी बेगम की फाइल बंद कर रहे हैं, और ये अलग अलग आवाजें हैं, और ये हमेशा फ्राइडे के बाद ही आती थी, मैसेज चेंज होते थे, वैसे रोज कॉल आता था। और तब इन्होंने कहा कि नहीं नानू, तुमको यहाँ से जाना होगा। I said, पर ऐसे कैसे, ये तब सितंबर अक्टूबर की बात है, ये जनवरी तक तो बहुत कुछ हुआ, ये सितंबर अक्टूबर की बात है, जबकि लोग कोई जानते भी नहीं कि ऐसा हो रहा है, पर वो हम सॉफ्ट टारगेट थे, तो ये शुरू हो गया था। क्योंकि आपको याद है कि कोई 70 टेररिस्ट आप समझ लीजिए जो अंदर थे जेल में, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाहर किया जून और नवंबर के बीच में 89 में, जिसका एक्सप्लेनेशन आज तक किसी ने नहीं दिया है, उन्हें क्यों बाहर किया गया, एंड वो यही प्लान था। तो ये सब हो रहा था, एंड मैंने बोला मैं कैसे जा सकती हूँ कश्मीर छोड़ के, अभी तो ऑटम है, मेरा फेवरेट सीजन है मैं नहीं जा सकती। पर मुझे बताया गया कि नहीं, तुम्हें जाना है। मिस्टर ओबरॉय से भी बात हुई, और उन्होंने कहा कि पर हम कुछ ऐसा दिखा नहीं सकते, हम अपना कि हम आतंकित हो गए, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, कोई बात नहीं, आप ऐसा दिखाइए कि आप बस हॉलीडे के लिए जा रही हैं, तो और आप सामान भी मत ले जाइए। तो मुझे अभी भी याद है, मैं सिर्फ अपने जेवर और अपने बेटे के खिलौने ले गई क्योंकि और उसके साथ, क्योंकि मैंने बोला ये खिलौने तो बाद में वो नहीं खेल पाएगा। और मेरे हस्बैंड वहीं पे रहे, वहाँ होटल देखा उन्होंने, और 1990 में जब लेफ्टिनेंट जगमोहन जी आए थे, ये मैं किताब भी आपको दिखाना चाहती हूँ, फ्रोजन टर्बुलेंस, मेरे हस्बैंड का नाम भी जगमोहन है तो जब जगमोहन जी वहां आए थे, या आई थिंक 20 जनवरी को आए, क्योंकि 19 को वो बानेहाल पास बंद हो गया था, आ नहीं पाए। 18 जनवरी को जम्मू पहुंचे थे जी, 18 जनवरी को जी। और यहाँ तो पूरा प्लान था कि आजादी दे देंगे, आपको मालूम ही है। तो 20 को जब आए तो वहां पूरा जो राज भवन था ठंडा, उनको ठंड लग रही है, स्टाफ इतना नहीं है, खाने को नहीं। उन्होंने ब्रेड मंगाई हमारे होटल से, एडीसी से कार भेजी। इन हालात में उन्होंने संभाला, और 26 जनवरी भी किया, तो खैर मैं कहां से कहां आ गई ये सब में, पर एक मतलब एक कहानी सी लगती है, पर वो है हकीकत, और कोई मानने को तैयार नहीं। जब मैं आई दिल्ली और मैं बताने लगी कि देखो ऐसा ऐसा वहां पे हो रहा है, सब अरे 2 कॉल आए तुम डर के आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझा नहीं पाई थी लोगों को, पर ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था, और बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और मेरे हस्बैंड तो अप्रैल में आए हैं, एंड वो जब his Indian airline plane was accompanied by 2 MiGs, तो क्योंकि होटल बंद करके और क्या है, और बहुत वो तो सब देखा उन्होंने रात में, जो 11,000 लाउड स्पीकर चलते थे, और आजादी आजादी और सब नारे लगते थे। मतलब यहाँ एक लाउड स्पीकर चलता है और हम कहते उफ क्या हो गया, और आप सोचिए छोटे से श्रीनगर में इट्स अ बोल, इट्स जस्ट अ बोल, वहां कैसे साउंड कैरी करता है, और 11,000 लाउड स्पीकर रात भर चिल्ला रहे हैं, और सड़कों पे लोग और टेररिस्ट जो हैं वो पीछे हैं, और आगे औरतें और बच्चे कर देते थे, तो इस तरह के बहुत ही बुरा हुआ। और बाकी नरसंहार जो हुए वो तो मैं बताऊंगी, मैं तो
कुछ बड़े लोगों की बात कर रही हूँ, पर जो साधारण लोग थे उनकी तो कितना कुछ हुआ, कितना कुछ हुआ। बहुत तो बहुत बहुत त्रासद रहा। जी और आपने घटना की शुरुआत जहां से की, मैं वहीं से अग्निशेखर जी से बात करता हूँ। आपने एक क्लास 1 लेवल के भय की बात आपने सुचित्रा जी से सुनी, लेकिन अग्निशेखर जी उन लोगों के बीच में थे जो लोग इस टेरर के अंदर अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे, जिनके चारों तरफ कोई सुरक्षा नहीं थी। और जब उनके कानों में इस तरीके की बात गूंज रही होगी, और उन्होंने जब इसको कहानी, कविता और अपने साहित्य में रचना शुरू किया होगा, अग्निशेखर जी ने जिसको जिया उसको कितने सालों बाद लिखा होगा। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि डर अगर बचपन में पलता है तो जवानी में लिखा जाता है। आपने उस डर को जब लिखना शुरू किया, तो आप एक जगह कह रहे थे कि रच रहा हूं तो जी रहा हूं। जी हाँ। अग्निशेखर जी, आपने एक जगह पर ये उद्धृत किया कि रच रहा हूं तो जी रहा हूं। जब आप जवाहर टनल लिखते हैं, मुझसे छीन ली गई नदी लिखते हैं, काल वृक्ष की छाया लिखते हैं, और किसी भी समय लिखते हैं, तो जिस समय आप लिखते हैं उस समय आप क्या हो रहे होते हैं? मैं फिर से दोहराऊंगा, मुझे आपको सुनते जाने का बहुत मन है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। तो दो दो छोटी छोटी टिप्पणियां पहले करूंगा। स्वागत। सुचित्रा जी की आपने तारीफ तो की, जेन्युइनली की, लेकिन इनकी हंसी जो है ना, ये हंसी नहीं है। हाँ, मेरी ये भीतर का। बार बार हंस रही हैं। मेरी कविता की एक कविता पंक्ति है, अब याद नहीं है किस कविता की, उसमें है, ये हंसी हमारी रोने की नई विदा है। ये ओहो। हंसी हमारी रोने की नई विदा है। आपके पास कुछ नहीं है, आप हंस के रोते हैं। ये आपका प्रोटेस्ट है। और बहुत ही मौलिक और अलग तरह का प्रोटेस्ट है कि आप हंस के इस पूरे फंडामेंटलिज्म को हाँ, आपने चैलेंज उस कर रहे पूरी त्रासद को हंसी में हैं, डाल उस दिया है। मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला कर मुकाबला रहे हैं। कर रहे हैं, मुकाबला और कर रहे इस कट्टरता का इससे बड़ा कोई कारगर हथियार नहीं हो सकता है विश्व में, कि आप हंसी उड़ा देते हैं और अपने होने को साबित कर रहे हैं इस हंसी से कि हम हैं। हैं। हाँ। और तुम पर हंस रहे हैं, उन स्थितियों पर हंस रहे हैं जो तुमने रचाई बसाई पैदा की। एक तो ये छोटी सी टिप्पणी इनकी हंसी पर थी। बहुत। दूसरा इन्होंने जो एक नरेट किया, देखिए, इन्होंने जो कहा, ये संस्मरण है, ये संस्मरण है। और यही संस्मरण जब आप लिखने लगेंगे, आप कविता में आए, तो ये स्मृति हो जाती है। संस्मरण एज इट इज है, मेमो है, क्या हुआ, कैसे, डिटेल्स हैं। और उन डिटेल्स का इम्पैक्ट आपकी संवेदना पर क्या है, और उन संवेदनाओं का अकाउंट जो है वो कविता है। बहुत अच्छा। संवेदना का ब्यौरा जो है, संवेदना का, हाँ हाँ हाँ। वो कविता है, वो काव्य है। तो इनका संस्मरण जो मेरा भी है, मेरे भी हैं, इनके और हैं, मेरे भी बहुत हैं, लेकिन ये संस्मरण कह रही है, मैं स्मृति को कैसे कविता में आई हैं। और आपने बहुत खूब कहा, इससे पहले 90 से पहले की बात में थोड़ा साहित्य की दृष्टि से देखूं, तो क्या ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर आप लोग, ये खाली मैं नहीं हूं, मेरे जैसे कई कवि हैं, कहानीकार हैं, साहित्यकार हैं, नाटककार थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे, अभिनेता थे, क्या आपको कभी भनक नहीं लगी ऐसा होना? ठीक है, सुचित्रा जी कह रही हैं कि शहर से 8 किलोमीटर दूर ओबराय में थी, फिर भी कनेक्शन थे, सुनने में आता था, इनके ननिहाल, इनका मायका कहीं था, ससुराल कहीं था, वहां से सूचनाएं तो मिलती थी, लेकिन वो सूचनाएं आती थी ना, ये डल झील के किनारे ओबेरॉय में थी, तो इसलिए कहा कि वहां थोड़ा कट ऑफ था। आप जिस घटनाक्रम में थे, आप एक्टिविटी के हब में थे, और जहां आप एक बेबस, असमर्थ, और जैसे शुरू में मैंने कहा, दोयम दर्जे के डरे हुए नागरिक, और डरे हुए नागरिक, आपको कुछ नहीं करना है। अगर पड़ोसी जोर जोर से बात कर रहे हैं, तो हमारी माँ, हमारा पिता, हमारे घर के बड़े लोग कहते थे,
तो हिश का अर्थ होता है चुप, तो हमारे घर में हिश होता था, बच्चों को चुप करो, कहीं वो हमारे हमारे होने से डिस्टर्ब ना हो। जहां आप अपने होने से डिस्टर्ब आतंकित हैं कि मेरे होने का एहसास आपको न लगे, वो कैसा डर होता होगा। ऐसे में हमारे यहाँ पुलों को कदल बोलते हैं, पुल जो होते हैं ना, ब्रिजेस जो होते हैं, उनको कदल, कदल, कदल। एक संस्कृत का शब्द है। काष्ठ तरु, जो काठ का तारक होता है, जिसपे काठ डाल के आप तरते हैं। शुरू में ऐसे हुआ होगा व्युत्पत्ति, एवोल्यूशन इस वर्ड का। तो काष्ठ तरु कदल होता है, तो हर कदल एक मोहल्ला भी होता था। हमारा जो इलाका था उसमें हब्बा कदल मोहल्ला भी था, पुल भी था। उस हब्बा कदल पुल के उस पार भी मोहल्ला था, इस पार भी मोहल्ला था। एक बार मैं बहुत इस हजारों बार हम आए गए होंगे, सुचित्रा जी भी आई होंगी, मुझे नहीं पता ये कहाँ मैका इनका कहाँ था, लेकिन जरूर आई होंगी हजारों बार। तो एक बार मैं ऐसे ही देखते देखते मेरे कविता गूंजी, माहौल यही था, और वो था कि मैंने देखा एक चिनार का पत्ता उस पानी में तैर के जा रहा है, और वो जो नदी है वितस्ता, वहां जब उसको जेहलम कर दिया गया है बहुत लंबे समय से, तो जेहलम में वो पत्ता जो जा रहा है, और जेहलम का पानी पाकिस्तान जा रहा है, तो यानी कश्मीर के समय का रुख पाकिस्तान की तरफ है, और साथ में ये अपने को जेहलम का पत्ता, चिनार का पत्ता भी लिए जा रहा है। और ये मेरे मन में एक स्ट्राइक हुआ। मैं घर आया, मैं डरा, और एक छोटी सी कविता उसकी में व्यक्त हुआ कि चिनार का पत्ता। उसका भाव ये है कि आज मैंने हब्बा कदल पुल से देखा जेहलम में बहता चिनार का पत्ता, और उस चिनार के पत्ते पर लिखी थी समय की इबारत। और जेहलम मुझे, अब ध्यान दीजिए, एक कवि को जेहलम जो नदी है, जो माँ है, कवि कहता है कि जेहलम मुझे पाकिस्तानी जासूस सी लगती है, क्योंकि पाकिस्तान जा रही है। और जब ये आपको पाकिस्तानी जासूस सी लगती है, मैंने कमीज के नीचे जो जनेऊ होता है आपका, जनेऊ को अंदर खोसा, ताकि किसी को दिखे नहीं कि मैं जनेऊदारी नॉन मुस्लिम हूं। और मैं और घर आकर मैं सोचता, ये कविता का भाव है, सोचता हूं कि जमीन खिसक रही है। अब मैं ये कविता लेके अपने एक कवि मित्र के पास गया, महाराज कृष्ण संतोषी, आप भी जानते होंगे। मैंने उसको कविता सुनाई। कविता सुनाने के बाद वो उन दिनों वो प्रगतिवादी नशे में था, नया नया जैसे वो कन्वर्ट होते हैं ना, वो नया नया कम्युनिस्ट बनता जा रहा था। और वो कविता सुन के, जबकि हकीकत थी ये कविता, वो उसकी भी सच्चाई थी, लेकिन उसने सच्चाई को दरकिनार कर कहता है ये बड़ी कम्युनल पोएम है, इससे दंगा हो जाएगा। आज जब हम उस संस्मरण को याद करते हैं तो वो हंसता है। तो वो फीलिंग आना, नदी से फीलिंग आना, पत्ते से फीलिंग आना, दृष्टियों से फीलिंग आना, और ऐसे में ये तो 90 से पहले की कविता है, यानी अब ये इस कविता को कैसे आप परिभाषित करेंगे? ये पूर्वाभास की कविता है, ये पूर्वाभास है। आपको अंग्रेजी में सुचित्रा जी जानती हैं, प्रीमोनिशन है ये, इंट्यूशन होना, प्रीमोनिटरी पोएम। अब मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रीमोनिटरी पोएम्स लिखना शुरू किया, मैंने नहीं, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे अग्रज कवि थे, हम जब बड़े हुए उनकी संगत में, तब मैंने देखा। मोहन निराश बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े अनुवादक थे, उनकी कविताओं में पूर्वाभास है। बात बासी हो गई हर देव की दासी जो बनी देवदासी हो गई, स्वर्ग में रहकर हम स्वर्गवासी हो गए। स्वर्ग में हम यू आर पास्ट टेंस। बिल्कुल, और उसके बाद वहां वैसे ही शशि शेखर तोषखानी बड़े कवि थे, उनमें पूर्वाभास है। हरिकृष्ण कौल कहानीकार गजब के थे, उनमें पूर्वाभास है। नाटककारों में पूर्वाभास है। एक 60 के दशक के वहां कवि एक बड़े थे, रे साहब, वासुदेव रे, और उनकी कविताओं में, किनकी कविताओं में पूर्वाभास नहीं था। तो ये पूर्वाभास जो है, ये कवि अतिरिक्त संवेदनशीलता की वजह से इस चीज की भनक, आहटें सुन रहे थे। अब जब आहट का विस्फोट हुआ,
तब सुचित्रा जी उस क्षण की बात कर रही है, ओबेराय में थी, मैं अपने घर सत्तू बरबरशा में था, जहां मुझे मेरा नाई, जिसके पास में बरसों से बाल कटवाने जाता था, एक दिन बंदूक लेके 2-4 आतंकवादी साथ लेकर रात के 9-10 बजे अंधेरे में दरवाजा हमारा खटखटाते हैं, नाम बुलाकर ले आते हैं कि आप नीचे आ जाइए। और जबकि मेरी माँ कह रही है कि वो नहीं है घर में, मैं उसी दिन जम्मू से आया था। तो आप जब अपने पड़ोसियों से डरने लगे, अपने मित्रों से डरने लगे, आप जब बिल्कुल जो आपके जिनके घर में आप जाते रहे हैं निशंक, जो आपके यहाँ आते पलते बढ़ते रहे हैं, जब आप उनसे डरने लगे तो ये डर कैसा होता होगा। और ये जब डर है, ये जो डर का विस्फोट है, फिर आपको चुन चुन कर मारा जाने रहा है। ये सुचित्रा जी ने इशारे इशारे में कहा कि तेजाब डालेंगे, वो तेजाब ही नहीं था, ये एबडक्शन की बात है, ये अपहरण की बात है जो हमारी बहनों के साथ हुआ। और नाम लेकर मैं, क्योंकि मैं संस्मरणों में नहीं जाना चाहता, मैं कविता पे ही रहना चाहता हूँ। ऐसी हमारी कई बहनें हैं जिनके साथ बहुत बड़ा दुष्कर्म हुए, आपने 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 जिंदा चीरा लोग गिरिजा को, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के 2 फाड़ किया उसको, और नदी के उस पार एक हिस्सा दफन किया, दूसरा हिस्सा इधर किया। सरला भट्ट को आपने मारा, नर्स थी, खून दिया बेचारी ने, आपने किन किन को नहीं मारा। तो जैसे जब आपकी बहू बेटियों पे आंच आए, और फिर जिन हजारों मस्जिदों की इन्होंने बात की, 19 जनवरी की रात की, तो खुल्लम खुला चुनौती थी, खुल्लम खुला एक कश्मीरी में मुहावरा था, नारा था कि आप चले जाओ, हमको यहाँ पुरुष नहीं चाहिए कश्मीरी पंडित, उनकी बहु बेटियां चाहिए, उनको छोड़ के चले जाओ, हमको ऐसा पाकिस्तान बनाना। ऐसे माहौल में आप तो कविता नहीं लिख सकते हैं, आप तो पेंटिंग नहीं बना सकते उस समय। आपके लिए जीवन सर्वोपरि है, और आपकी अस्मिता सर्वोपरि है, बाल बच्चे सर्वोपरि हैं। आपने शुरू में किताबों की बात की, मेरे घर में मेरी और मेरी श्रीमती जो उपन्यासकार हैं, कवियत्री हैं, क्षमा कौर, उन दोनों की किताबें हमारे पास लगभग 2,500 से ज्यादा किताबें थी घर में। अब किताबों का क्या करिएगा, किताबें वही रह गई, सब कुछ वही रह गया। आप भाग रहे हैं रातों रात, और कहाँ भाग रहे हैं आपको पता ही नहीं, अंधेरे में भाग रहे हैं, जो जिस रास्ते से जा रहा है भाग रहा है। बाल बच्चे लेके, किसी का बच्चा अलग जा रहा है, किसी की पत्नी अलग भाग रही, किसी का बाप अलग भाग रहा है, आप भाग रहे हैं। और जब भाग रहे हैं, और अंधेरे में वो भागना जो है, और आप एक हमारे यहाँ एक जवाहर टनल है, और जवाहर टनल में घुसते हैं, चाहे आप पैदल जा रहे हैं या इस सरफेस ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, और वो जो 3.5 किलोमीटर के आसपास की वो लंबी सुरंग है, नाम है जवाहर टनल। और यही मेरे कविता संग्रह का शीर्षक भी बना बाद में, जवाहर टनल नाम से। 2010 में आपका जवाहर टनल नाम से एक किताब आई। और मैं उसमें ये कह रहा हूं कि सारी सहिष्णुता, सारी आपकी धरोहर, सारी जो कश्मीर की इंडिक सिविलाइजेशन है, जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृत का इतना बड़ी धरोहर है आपके पास, इतिहास चेतना है, आपने विश्व को क्या नहीं दिया है हमारे पूर्वजों ने। अरे प्रेम जी, जो जिसे आप भारतीय काव्य शास्त्र कहते हैं, इंडियन पोइटिक्स जिसे आप कहते हैं, उसके 6 के 6 स्कूल जो हैं, ऑल द 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन पोइटिक्स हैव कम डाउन फ्रॉम कश्मीर। हमारे आचार्यों ने, हमारे आचार्यों, मैंने नहीं, हमारे पूर्वजों ने क्या नहीं दिया है विश्व को। काव्य शास्त्र दिया, इतिहास की चेतना दी, साहित्य दिया, संस्कृत दिया, महाकाव्य दिया, इतिहास कलहन दिया, अभिनव गुप्त दिया, शैव शास्त्र दिया। मैं भाई साहब आपको क्या बोलूं, चूंकि आप कर्नाटक से बोल रहे हैं दोनों, और कर्नाटक को भी क्या नहीं दिया कश्मीर ने। आपको हमने बोंथा देवी दी, बोंथा देवी जो वीर शैव शरणी रही हैं, कश्मीर से थी, और वहां बिल्हन गया कर्नाटक, और बिल्हन ने वहां जाकर के विक्रमांक देव चरित लिखा, और विक्रमांक देव चरित में शुरुआत में अपने को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं उस देश से हूं जहां हमारी स्त्रियां, माताएं, हमारी स्त्रियां तीन भाषाएं एक साथ बोलती हैं। यत्र स्त्री नाम क्या क्या बोलती है, प्राकृत, संस्कृत और देश भाषा बोलती हैं। तो विद्या का गढ़ था। ऐसे में उसको छोड़ छाड़ के आप भाग रहे हैं, और उस
टनल में आप हैं। और आज तक वो जवाहरलाल नेहरू सुरंग मैंने उसमें कविता में लिखा है, यानी वो एक राजनीति की अंधेरी टनल से जा रहे हैं आप, और आपका कल्मिनेशन होता है शरणार्थी कैंपों में, जहां आप 42 डिग्री तापमान में लू लगने से मरते हैं, सांपों के काटने से मरते हैं, बिच्छू के काटने से मरते हैं। ये तो बड़प्पन है जम्मू के लोगों का, जिन्होंने दिमाग के दरवाजे खोले, हमको घरों में दिया, हमको उनके स्कूलों में, कॉलेज में, सब जगह दिल खोल कर लोगों ने शरण दी, और आप अपने ही देश में शरणार्थी बने। और ये क्या होता है विश्व में, बताइए कोई और मिसाल जहां आप अपने ही देश में शरणार्थी हो। अरे आप चकमारी शरणार्थी हो सकते हैं, आप अफगान शरणार्थी हो सकते हैं, आप तिब्बती शरणार्थी हो सकते हैं, जो कर्नाटक में भी है, हिमाचल में भी है, आप अन्य देशों की शरणार्थी हो सकते हैं, आप अपने ही देश में शरणार्थी हैं। तो ये तो एक फिजिकल डायमेंशन हुआ। अब आप जब आप एक कलाकार, अब तो आपका अस्तित्वगत संकट स्टार्ट हो गया, हम कैसे सरवाइव करें। और अब सरवाइव करते करते आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तंबू दो, टेंट दो, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, पानी चाहिए, तो आपको टेंट मिलते जा रहे हैं, टेंट। तो ये जम्मू और अन्य शहर टेंटों के शहर में बदलता जा रहा है। आप किराए के मकानों में भी हैं, आप होटलों में हैं, गुरुद्वारों में हैं, सड़कों पे हैं, सब जगह है। ऐसा करते करते अब आपका अंदर का एक कवि कलाकार भी जागने लगता है। अब आपका अस्तित्वगत संघर्ष के साथ साथ अस्मितागत संघर्ष जागता है। अरे यार, हम कौन है, हमारा दोष क्या है। तो ऐसे में एक संघर्ष शुरू होता है शरणार्थी जीवन में आकर, अस्तित्वगत और अस्मितागत। जो अस्मितागत है उसमें आपकी इतिहास, अपने धरोहर, अपनी परंपराओं, अपने तीज त्योहार और साहित्य आता है। तो वहां से हमारा साहित्य लेखन शुरू होता है, जिसके केंद्र में, जिस पर आपने कार्यक्रम किया है, केंद्रीय संवेदना उस सारे समूचे साहित्य की जो 30 साल में लिखा गया निर्वासन चेतना है। और ये निर्वासन चेतना है वाला साहित्य है जिस पर आपने बात की। बोलने को तो बहुत है, लेकिन मैं इसको रखता हूँ। नहीं, मैं ये जानता हूँ कि आप पाब्लो नेरुदा, बर्तोल्ट ब्रेख्त, काजी नजरुल इस्लाम से लगाकर निराला तक से प्रेरित रहे। जी जी जी, सही। और एक बात आपके लिए और जानी जाती है कि आपको जम्मू सरकार ने 2012 में सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार देना चाहा, 2010 का। हाँ, 2010 का। और उसके अंदर 51,000 रुपए आपको ऑफर किए गए, लेकिन आपने इसको अस्वीकार कर दिया। जी हाँ, लेखकीय स्वाभिमान के चलते और प्रतिकार के चलते आपने उसे अस्वीकार कर दिया। ये कितनी बड़ी आपके मन की पीड़ा रही होगी कि जो सरकार आपको सम्मानित कर रही है, आप उस सरकार के किसी भी विचार को मानने के लिए तैयार नहीं है, आप उनके रिकॉग्नाइजेशन को ठुकराते हैं। आप कहते हैं कि वो मेरे साहित्य का रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, ये मेरा मुंह बंद करने का पैसा है। आपको ऐसा लगा होगा, जहां तक मैं सोचता हूँ। और ये भी लगा कि उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और जो पदेन जो अकादमी थी, अकादमी के वो अध्यक्ष थे, और जिस पार्टी से वो संबंध रखते थे वो मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और मैं एक जागरूक नागरिक के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आपसे साझा करना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमारी तबाही में बहुत बड़ा हाथ है। जैसे इन्होंने अभी कहा, फारूक अब्दुल्ला, क्रिकेट का मैच, और वो कहते हैं क्रिकेट में हम पाकिस्तानी हैं। और ये पाकिस्तानी होने का अंश जो है, जिस पार्टी ने ये रलिव गलिव कहा, जो उसकी शुरुआत आपने कही, उस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब इतना विस्फोट हुआ आतंक का, जिहाद का, यही फारूक अब्दुल्ला भागकर लंदन गए और हमको बेहाल और अनाथ छोड़ा। उस पार्टी के मुख्यमंत्री से संबंध में अग्निशेखर 51,000 लेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई करोड़पति था। मजाक में मेरी बेटी ने कहा, पापा मुझे दे देते, ये तो मैंने टाइप किया था। मैंने कहा, मेरे बेटा तेरे को 60,000 दूंगा। नहीं, वो उसने मजाक किया। ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए नहीं था 50 या 51,000, चाहिए थे, लेकिन स्वाभिमान सबसे ऊंचा है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि
मेरे साथ जो हुआ, मेरे हजारों लाखों लोगों के साथ, बेगुनाह लोगों के साथ, आपने इस धर्मनिरपेक्ष भारत में, आपने सेक्युलर और डेमोक्रेटिक इंडिया में लाखों लोगों को, जो वहां के मूल निवासी हैं, उनको मजहब के आधार पर बाहर कर दिया, जलावतन कर दिया, निष्कासित कर दिया, और आप मुझे 51,000 दे रहे हैं। मैं लानत भेजता हूं आपके 51,000, आप 51 लाख भी देते मैं नहीं लेता। तो वो मेरी वो था। और आप एक और आपके बात भीतर मेरी का साझा, आक्रोश था जो बाहर आया। हाँ, शांति, मैं आपको एक और एक घटना सुनाता हूँ। हाँ, मेरी जो जिस दूसरे एक कविता संग्रह का आपने नाम लिया, मुझसे छीन ली गई मेरी नदी, हाँ, और नदी के बारे में बताया, नदी हमारी लाइफलाइन है, नदी वितस्ता है स्थूल रूप से, और वितस्ता पार्वती है, वितस्ता सती है, नीलमत्व जैसे गंगा है आपके लिए, वही हमारी वितस्ता भी है। सती देवी नदी भूतवा कश्मीरायाम विनिर्गतः, ये नीलमत पुराण कहता है। ये तो सती हैं, साक्षात बह रही हैं, वो तो उसका मिथकीय पक्ष हुआ। और ये जीवन है, लाइफलाइन है हमारी, वो आपसे छीन गया, आपकी लाइफलाइन छीन ली उन्होंने, आपका इतिहास छीन लिया, आपको काटा इतिहास से, आपको भूगोल से बाहर किया, आपकी सांस्कृतिक कंटिन्यूटी जो है उसको तोड़ा उन्होंने। ऐसे में आप लिखते हैं मुझसे छीन ली गई मेरी नदी। मैं नहीं कहता हूं मुझसे मेरा मकान छीन लिया गया, मेरी दुकान छीन ली गई, मेरा नौकरी छीन, नहीं, नदी छीन ली गई। और उस पुस्तक को लेकर के मैं कश्मीर गया, बेस बदल कर, जबकि मैं मारा जा सकता था, मैं हिट लिस्ट पे था हूं, क्योंकि सच बोलता हूं और खरी खरी बोलता हूं, कोई सा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, न किया है। और मैं बेस बदलकर, दो चार लोग मिलकर, हम एक शिष्टमंडल के चलते, हमारे संग्रामपुरा हत्याकांड हुआ था, पंडित गांव का गांव मारा गया था, वहां 7 लोग मारे गए थे, 7 लोगों के। तो हम शिष्टमंडल, उसे बेस बदलकर मैं ये किताब लेके कश्मीर गया, मुझसे छीन ली गई मेरी नदी। और वहां हबागदल पुल पर जाकर के मैंने बीएसएफ की सुरक्षा ली। बीएसएफ पुल के उस पार बीएसएफ ने गाड़ी खड़ी की, ट्रैफिक रोका, इस पार भी गाड़ी खड़ी की, ट्रैफिक रोका। और खाली पुल पर आपका ये मित्र अग्निशेखर हाथ में अपनी किताब और अपने दोस्त की एक किताब लेकर जा रहा है, अकेला जा रहा है पुल पर। और ठीक पुल के नीचे, जहां उसने जेहलम को पाकिस्तानी जासूस की तरह देखा था और पत्र दे, उसी जेहलम को वो वितस्ता के रूप में देख रहा है, मां के रूप में देख रहा है। और उसमें लोकार्पण अनूठा, विश्व में अनूठा है। ये किसी ने नहीं किया, मेरे मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये सच है। मैंने लोकार्पण किसी बड़े आलोचक से नहीं करवाया, कोई तालियां वालियां नहीं पिटवाई, फोटो नहीं खिंचवाई। मैं वो किताब लेकर, कविताओं की किताब, मुझसे छीन ली गई मेरी नदी, उस हब्बागदल पुल के ठीक बीच खड़े होकर उसमें प्रवाहित करता हूं ऊपर से। और मेरे आंसू भी ढुलक रहे हैं अपनी नदी और अपनी मां को देख करके, अपने मित्र की किताब भी डालता हूं। और ये ऐसा क्षण है कि जब किसी भी मकान, खाली कश्मीरी हिंदुओं के किसी भी खाली मकान से गोली आ सकती थी, तो उसमें आतंकवादी हो सकते थे। तब बीएसएफ का आदमी मुझे रोकता है, जल्दी करो वापस आओ। तो फिर मैं आया वापस, गाड़ी में बैठा। तो ये मेरा आपसे, भावुकता मत कहिए, ये खाली भावुकता नहीं है, इसमें प्रतिबद्धता है, इसमें हाँ, इसमें सरफरोशी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सरफरोशी आपको, आपका, अगर आप ईमानदार हैं अंदर से, हाँ, शब्द से, कर्म से, प्रतिबद्धता से, तो मेरी जगह कोई भी ऐसा कर सकता है, ये मैंने साझा किया। बिल्कुल। आपकी जवाहर टनल के बारे में ये कहा जाता है कि इस किताब में जो आपने लिखा है वो जन्नत से दोजख तक की यात्रा का वर्णन है। आप जब दिक्कत तो टनल यही है के ना इस तरफ हमारी। घुसते हैं और इस तरफ से घुसते हैं और उस तरफ निकलते हैं, तो जी, आप एक जन्नत छोड़ करके और आप एक दोजख की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसका वर्णन आपने उस किताब के अंदर जो जवाहर टनल में किया है, उसको बहुत ज्यादा लोगों ने, जी हाँ। आपकी बात को लोगों तक पहुंचाई। और आपने जलता हुआ पुल एक कविता के माध्यम से आपने बहुत बड़ी बात कही थी, जिसका मैं भी साक्षी रहा था जब आपने पढ़ा जी, था।
और मुझे ये भी पता है कि आपने अनुवाद भी किया, जिसको वाह, जी हाँ, आप जिसको ललदित, ललित। आपने जी हाँ, ललदित जो एक एक बहुत बड़ी विदुषी रही, मैंने उसके बारे में पढ़ा। और नामवर जी तक ने आपसे जब ये कहा कि आप वाक का अगर अनुवाद कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा। आश्चर्यचकित थे। जी हाँ, और वो आपने बहुत। 41 वाक का अनुवाद जी हाँ, किया। जी तो जी। मैं उसका भी कुछ अनुभव आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, ललजत जो है, ललेश्वरी नाम है। हम्म। और लल और द्यद, लल यानी शॉर्ट फॉर्म ऑफ ललिता, ललिता का छोटा नाम लाल। हम्म। ये सहज होता है, छोटा नाम हम्म। करके हम बच्चों को बुलाते हैं, मित्रों हम्म। को बुलाते हैं। हम्म। तो लल और द्यद यानी सम्मान सूचक, जैसे दादी, हाँ। दादी, दादी जैसी महान बुजुर्ग। तो दोनों को जो कि ललद्यद हो जाती है, मूल रूप से ललेश्वरी है। तो ये 14वीं शताब्दी में हुई है। और 14वीं शताब्दी में इन्होंने, संस्कृत की हमारी इतनी हाँ। रिच ट्रेडिशन है कश्मीर में, और हमारी कश्मीरी भाषा जो है उसके रूट्स भी वैदिक संस्कृत में है, संस्कृत में नहीं है। वैदिक संस्कृत को संस्कृत। अभी तो 400-5,000 साल पहले पुरानी भाषा है। उससे पहले जो प्री संस्कृत है, ये तो आपने सुधारा भाषा को, फिर संस्कार दिया, संस्कृत कर दी। उससे पहले जो थी वो ऋग्वैदिक भाषा है। हम्म। और कुछ लोग तो कहते हैं उससे भी पूर्व है। उसमें उधर ना जाए तो ऋग्वेद से चल के जो भाषा आई है आज, जिसे कश्मीरी कहते हैं, उस कश्मीरी भाषा की पहली कवयित्री, आदि कवयित्री ललेश्वरी है। ओ। और उन्होंने वाकों में कहा, वाक चतुष्पदी है। अब ये जो कश्मीरी में वो तो संस्कृत में भी कर सकती, उसकी रिच परंपरा थी, ऐसा नहीं था कि वो अनपढ़ थी जैसा उनके बारे में कहा जाता है। उन्हें कहा, पढ़ी गीता, पढ़ रही हूं, परम गीता परांशस, मैंने गीता पढ़ी और पढ़ती जा रही हूं। और वे पढ़ना, अगर आप उसमें देखें उनके वाकों में कई जगह पढ़ने पढ़ने की बात है। तो वो पढ़ी लिखी थी, जो उस समय की व्यवस्था थी। और उनके गुरु जो थे, गुरु उनके जो थे वो उस परंपरा से थे जिन्होंने शिवसूत्र लिखा है। आचार्य वसुगुप्त ने 7वीं 8वीं शताब्दी में, उस परंपरा के उनके गुरु थे सिद्ध श्री कंठ। और इसलिए इतना थी। और वो ललदेद जो है वो संस्कृत में नहीं करती हैं, तत्कालीन कश्मीरी में कविता करती हैं, वाक बोलते हैं। तो नामवर जी ने मुझसे कहा, अग्निशेखर, वो इतने खुश हुए थे पुस्तक मेला में, जो आपने संदर्भ दिया। उसने कहा, आपको बताऊं कि समूचे भारतीय भाषाई जो नवजागरण है, जो लिंग्विस्टिक रिनेसां है इंडिया का, सुचित्रा जी, हाँ, जो पुनर्जागरण। लिंग्विस्टिक रिनेसां है, फिनिश। उसकी वो प्रणेता हैं। वो कबीर से पहले भी पहले की हैं, हाँ, कबीर के पहले की पूरे। 35 से 40 साल पहले सीनियर हैं कबीर से। उसके बाद कबीर, तुलसी, मीरा वगैरह ये सारा बाद में आते हैं। भक्तिकाल बाद में आया है। ये उस वक्त की हैं। और जो आज तक 700 साल हुए हैं, आज तक भी वो अलंग है, जैसे कैलाश पर्वत है, कोई चढ़ नहीं पाया आज तक, ललदत का कोई नहीं, तो हाँ। अजेय हैं। और माँ है। और चाहे वो आप कोई भी खेमा हो कश्मीरियों का, वो अलगाववादी हो, वो मुसलमान हो, पंडित हो, हिंदू हो, ललदत एक अजेय है और सम्माननीय है। गो कि उसके साथ राजनीति भी की जा रही है, की गई, कि ललदत को साबित किया जाए कि वो मुसलमान थी, इसलिए वो हाँ। बार बार कहेंगे वो लला आरिफा थी, हजरत हाँ, लला लैला आरिफा थी। आरिफा, लैला हाँ, आरिफा के नाम से उनका बाद में जिक्र ये करते हैं। ये ये 3 तरह के अटैक हैं ललदत पर। इंटेलेक्चुअल उसको छीनने के लिए, एक ये साबित करो कि वो मुसलमान थी। दूसरा ये, हाँ अगर वो बड़ी थी, महान थी, तो क्योंकि उस पर इस्लाम का असर था। और तीसरा ये कि वो हजरत, वो जो शाहिमदान आए थे ना वहां से, उनसे मिली, फिर वो शर्माई, उसने फिर कहानियां घड़ी गई। हाँ। हाँ। जबकि दोनों मिले ही नहीं है। लला आरिफा नहीं थी, ना उस पर इस्लाम का असर दिखता है। वो शुद्ध रूप से शैव थी और कवि थी। और ऐसी कवियत्री जो है
वो आपको निर्वासन की कविताओं में मिलेगी, कई कविताओं में, कहानियों में मिलेंगी। और हर जगह लल देद हमारी एक अधिष्ठात्री कवयित्री की तरह है। ये हमारे एक लीला कवि ने यहाँ अभी कहा था कि निर्वासन में जो सपोर्ट स्ट्रक्चर हमारा है, उस सपोर्ट स्ट्रक्चर में ललदेद भी थी। 700 साल के बाद हमारे टेंटों में ललदेद साथ रही, कविताओं में साथ रही, कहानियों में साथ रही, सपनों में, कल्पनाओं में, आस्था में और संबल के रूप में ललदेद साथ रही। तो बहुत उसका बढ़िया, अनुवाद बहुत करना बढ़िया। तो सौभाग्य की बात है अगर आप कर नहीं, नहीं। पाएंगे। आपको एक और बात सालती रही कि आपको वर्तमान प्रगतिशील कवियों, रचनाकारों और बुद्धिजीवियों ने आपका विस्थापन के समय साथ नहीं दिया। उन्होंने विस्थापन के बारे में इतना स्पष्ट होकर के नहीं लिखा, और उन्होंने विस्थापन के समय की त्रासदी को कहीं इंगित नहीं किया, कहीं उनका सपोर्ट नहीं किया। इसकी आपको पीड़ा बराबर सालती रही। इसको ऐसे भी देखे ना प्रेम जी, आपने तो अब एक और दुखी नस पर उंगली रख दी। आप मुझे बताइए, इस देश का विभाजन 1947 में हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, बिल्कुल। और टू नेशन थ्योरी पे हुआ, दो राष्ट्रों के आधार पर हुआ। और जब ये हुआ विभाजन, यानी देश तोड़ा गया, और साफ साफ था देश उस हमारे सामने जो 15 अगस्त को या 14 अगस्त को पाकिस्तान बनने से देश 3 टुकड़ों में बट गया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और शेष हिंदुस्तान। योजना तो 5 पाकिस्तान बनने की थी, चलो 5 नहीं तो 3, 2 बन गए और हिंदुस्तान बन गए 3। और इसमें जो जनसंहार हुआ उस समय, उसके बारे में कहा जाता है 10 से 30 लाख लोग मारे गए। बिटवीन 10 and 30 lakh people were massacred। और देश 3 टुकड़ों में बट गया, लाखों लोग विस्थापित हुए उस समय, यहां से वहां और वहां से वहां। अब मुझे बताइए, आप इतने विद्वान हैं, किसी से भी मैं पूछता हूं, इतनी बड़ी महात्रासदी को लेकर के अपने पास साहित्य कितना है? कितना साहित्य है भारतीय साहित्य? आपके पास द्वितीय महायुद्ध हुआ, विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नाजियों का होलोकास्ट उन्होंने किया यहूदियों पर। आर्मीनिया का जेनोसाइड हुआ 1915 से 1920 तक, लाखों, 1,80,000 आर्मीनियाई यहूदी ईसाई मारे गए। आप इतना बड़ा, ये देखिए, आपने साउथ अफ्रीका की बात की, अश्वेतों की बात की, आज तक साहित्य लिखा जा रहा है उसको लेकर के। हाँ, आज तक फिल्में बनती जा रही हैं, आज तक फिल्में बनती जा रही। आप पेंटिंग्स में जाइए। याद आया अग्निशेखर जी, फिल्मों से याद आया कि आपकी एक कहानी पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था शीन। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये तो कोश्चन की, तो क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 47 की महात्रासदी पर एक मौन है, एक चुप है। लिखा है, आप कुछ का उपन्यास गिना सकते हैं हिंदी में, लेकिन जिनको आप गिनाएंगे ना, मैं अभी कह दूंगा आपको, वो सारे पंजाबी मूल के हैं। हाँ, आप यशपाल हो, तामस वाले बीच लहानी हो, मोहन राकेश की बात करिए, अमृता प्रीतम की, किसी की बात करिए, खुशवंत सिंह की बात सारे पंजाबी हैं, पंजाबी, उपेंद्र नाथ अश्क वगैरह लेकर। हाँ, कश्मीर के जो मूल निवासी हैं, उन्होंने जो साहित्य लिखा उसको दरकिनार रखा गया। और नहीं, इसी तरह वहां से आइए ना, 47 के बाद आप आइए 75 पर, इमरजेंसी में आपने मौन देखा, कुछ लोगों ने लिखा, जेल वेल चले गए, बहुत गिनती के लोग। आप सिखों के नरसंहार पर 84 में मौन रहे। हमारा साहित्य मौन है। फिर 90 में जो हुआ, इस पे आज तक चुप्पी है। इस चुप्पी का कोई कारण होगा, इस चुप्पी के पीछे की एक राजनीति होगी। हम उस राजनीति के शिकार हैं, उस चुप की राजनीति के, जिसे निर्मल वर्मा ने कहा चुनी हुई चुप्पियां। हाँ, ये चालाक चुप्पी भी है। इसलिए हमारा साहित्य जो है, ये उन चालाक चुप्पियों के खिलाफ बोलता हूँ कि धज्जियां उड़ाता है। और आप चालाक चुप्पी को मुखर करने वाले साहित्यकारों में अग्रगण्य हैं। तो इसलिए आपको पसंद क्यों करेंगे वो लोग? आपसे बचना चाहेंगे, आपको कहेंगे ये बड़ा हिंदुत्ववादी है, प्रतिक्रियावादी है, ये वादी है, वो वादी है, ये पता नहीं क्या क्या वादी है, जबकि वो है एक तरफावादी, जबकि वो हैं, इनको मैं बहुत दुखी मन से कहते हैं, डफलीबाज लोग हैं।
ये हाँ, डफलियां बजाते हैं तो आप जंतर मंतर पर, ये हाँ, एक तरफावादी लोग हैं। बिल्कुल ये 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 मृतक का धर्म, हाँ, किसी मृतक की जाति, किसी मृतक का क्षेत्र देखकर शोक गीत लिखने वाले लोग हो गए हैं। ये बिल्कुल हमारे साहित्य की दुर्दशा है। और बिल्कुल ये बिल्कुल चुप्पी कोई बड़ा तोहफा नहीं, पहचान नहीं हमारे साहित्य की। तो इसलिए हमारा साहित्य अकेले अपने दम पर लड़ता रहा, और हम इसके लिए तो नहीं लिखते रहे। मैं किसी बड़े आलोचक के लिए तो नहीं लिखता रहा हूं वो खुश रहे। हम तो हाँ, नहीं, ठुकराने नहीं, वालों में हैं, हमने पुरस्कार ठुकराए। हम हाँ, पत्रिकाओं को देखकर नहीं लिखते हैं, आपका मूड, आपकी लाइक्स डिसलाइक को लेकर नहीं, जो मेरा सच है वो लिखूंगा मैं, बिल्कुल बिल्कुल भले ही। और आपको ये बताऊं कि एक इतालवी बहुत बड़े क्रांतिकारी साहित्यकार हुए हैं, हम्म मोंताले, हम्म इयोजेनियो मोंताले। हम्म इयोजेनियो मोंताले ने कहा है पुश्किन और तोल्स्टॉय को लेकर के, पुश्किन और तोल्स्टॉय के साहित्य की सच्चाई पर कमेंट करते, उसने कहा यार इनके यहाँ तो सच इतना ज्यादा सच है कि अविश्वसनीय लगता है। पुश्किन और तोल्स्टॉय के यहाँ, हाँ, दोस्तोवस्की के यहाँ सत्य झूठ लगने की हद तक है। हाँ, लेकिन जब हम इसको फिर जान जाते हैं तो फिर एक चमत्कार जैसा पैदा होता है। हम्म, तो हमारा निर्वासन, जो ये अभी सुचित्रा जी अपनी घटना सुना रही थी, इसको 1000 बार गुना करते जाइए, ऐसी हजारों कहानियां हैं। ये तो झूठ लगने वाली बात है ना। truth is लेकिन जब stranger than जब आप fiction. बिना किसी पूर्वाग्रह दुराग्रह के देखेंगे तो आप देखते रह जाएगा। ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल तो ये बिल्कुल साहित्य वो साहित्य है, आपके समीकरणों को बिगाड़ देता है। बिल्कुल आप मान के अग्निशेखर जी, चले हैं। आपके आपके साथ साथ में जो जो रचनाकार हुए उनमें क्षमा कौल, चंद्रकांता, संतोषी, रतनलाल, रमेश मेहरा, दिलीप कौल, ये नाम भी जो है आपके उस जिक्र में आते हैं। जी हाँ, तो ये समकालीन रचनाकार हैं? जी हाँ, देखिए चंद्रकांता जी वरिष्ठ हैं। अच्छा। ये वरिष्ठ पीढ़ी की हैं। कश्मीरी हैं, विशन इनका सरनेम है। हम्म चंद्रकांता लिखती हैं, हम्म और कश्मीर से बहुत पहले अपने आर्थिक, इनमें से भी सबने निर्वासन साहित्य पर लिखा है कुछ? सबने 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 देखिए, इतने ही नहीं जितने आपने अपने चुनिंदा कुछ गिनाए। हाँ। देखिए, क्षमा कौल उपन्यासकार हैं, कवयित्री हैं, डायरी लेखक हैं, निबंधकार हैं और हम्म चित्त विचारक हैं। हम्म उनका कश्मीर पर दर्दपुर उपन्यास बहुत 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 चर्चित हुआ, बहुत हाँ, चर्चित हुआ। हालांकि उसके दर्दपुर। साथ राजनीति भी खेली। आपके कन्नड़ में भी उसका अनुवाद आया है, हम्म उसके अरे, साथ राजनीति भी। आपकी खुद की रचनाओं का तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी और बंगला और उर्दू में ट्रांसलेशन हुआ है जी हाँ, धन्यवाद आपकी मेरे खुद की रचनाओं अनुवादक का। मित्रों का। मैं तो उनका वाकई जो है आपकी कम्युनिकेशन इन इन कम से कम इन राज्यों तक पहुंची तो इस भाषा के माध्यम से। जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो ये क्षमा जी हुई। हम्म इनका ये उपन्यास दर्दपुर है, इनका निक्की तवी पर है, इनका बादलों में आग कविता संग्रह है, इनका कई कविताएं हैं, डायरिया है। हम्म इसी तरह हमारी एक और बहन है संजना कौल, वो हम्म कहानीकार है, विचारक हैं, और हम्म उन्होंने भी एक उपन्यास दिया है, पाषाण युग। हम्म और इसी तरह इनका तो है बड़ा उपन्यास है वो, कथा सती सर चंद्रकांता जी का, कहानियां भी इनकी हैं। हम्म और हमारे कहानीकार थे, कहानी हिंदी में की बात कर रहा हूँ, हरिकृष्ण कौल, उनका निधन हो गया। हम्म उन्होंने भी बहुत कहानियां लिखी हैं निर्वासन को लेकर के, ओ उपन्यास दिया है। इसी तरह रतनलाल शांत जी का आपने नाम लिया, वो हम्म हैं, महाराज कृष्ण संतोषी हैं, महाराज शाह हैं, महाराज कृष्ण भरत हैं, दिलीप कुमार कौल हैं, श्याम जुनेजा हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत हाँ, निर्वासन साहित्य लिखा है हिंदी में। और इन सब हालांकि हिंदी तक सीमित साहित्य नहीं है। इन हाँ, सब साहित्यकारों की रचनाओं को भी सामने आने का और अनुवाद के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। बहुत जरूरी और है, बहुत जरूरी है। आप जो इस दिशा में जो काम कर रहे हैं अग्निशेखर जी, मैं उसको जो है विशेष रूप से ये मानता हूं कि ये आपका आक्रोश भी है और ये आपका तर्पण भी है।
जी हाँ। जो आप धन्यवाद। अगर मैं ये कहूं कि ये आपकी श्रद्धांजलि भी है, ये आपका तर्पण भी है, जिन लोगों ने आज तक अपने आप को इस त्रासद माहौल के अंदर, जो लोग अपने को नहीं बचा पाए, उन लोगों के प्रति आपकी श्रद्धा है, आपका जी हाँ। लेखन और ये सारा साहित्य आपका आक्रोश नहीं है, ये हम लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है कि हम उसको आगे तक लेकर के आए। आज के कार्यक्रम को हमने इसी रूपरेखा के अंतर्गत रखा था और आपने बहुत विस्तृत परिदृश्य में इस बात को हमारे सामने रखा। मैं सुचित्रा जी से ये बात कहना चाहता हूं कि सुचित्रा जी कश्मीर के सौंदर्य का प्रतीक हैं और अग्निशेखर जी आप कश्मीर के उस आक्रोश का प्रतीक हैं, जो आक्रोश वहां के पंडितों ने, वहां के निर्वासित लोगों ने जिस आक्रोश को जिया, ये उसका प्रतीक है। आप दो प्रतीक चेहरों के रूप में हमारे सामने हैं। मैं सुचित्रा जी से कहना चाहता हूं कि आपने इतनी सारी बात सुनी अग्निशेखर जी की, आपको लगा होगा कि आप एक बार पुनरावलोकन कर रही हैं, सारा का सारा एक पूरे दृश्य आपकी आंखों से गुजर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। और जिस पीड़ा को, जिस शिद्दत से अग्निशेखर जी रखते हैं, उस शिद्दत से आपके चेहरे के उतार चढ़ाव आते आते हम देखते रहते हैं। मैं खुद भी उस उतार चढ़ाव पर चढ़ता उतरता रहता हूँ। जी तो जी आपकी जो हंसी, आपकी जो मुस्कान और आपके पीछे की जो संवेदना, इन सबको चंद्रशेखर जी ने ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है इस माध्यम से। और मैं, अग्निशेखर। हाँ अग्निशेखर जी, तो मैं सुचित्रा जी आपसे जानना चाहता हूँ कि अग्निशेखर जी की बातों को आपने कहाँ तक जी लिया? मुझे बस वही याद आ रहा है, एक कवि खड़ा हुआ है और अपनी कविता पानी में डाल रहा है। मुझे बहुत वो इमेज एकदम हिट करी मेरे दिल को और मुझे याद आ गया कि मैं तेरे खत पानी में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा आया हूँ। वही वो याद आया। बहुत बहुत भावुक हुई मैं वो जान के। और प्रेम जी, आपको समझना पड़ेगा कि जहां तक ये पॉलिटिक्स की बात है, तो क्यों हमें इतना साथ नहीं मिला, क्योंकि ये एक पहले से ही चाल है कि हिंदुओं को किसी तरह विभाजित कर दिया जाए। नो, तो अरे ये तो दलित है, ये तो उस पे अत्याचार है, तो ऐसे ही हो गया कि तो कश्मीरी ब्राह्मण है, हमें क्या लेना, तो उनको हिंदू नहीं समझा गया। तो ये एक हाँ, बहुत बड़ा था, एक बहुत बड़ा, इट वाज हैपनिंग बिहाइंड द सीन। तो इसीलिए वो एक इतने जोर शोर से बात सामने नहीं आई, और अब वो गिल्ट है लोगों में और वो हाँ, सही करना है वो, और हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं सोचती हूँ कि अगर सरकार ठीक कदम, सुलझे हुए दिमाग से अगर काम करे और एक्शन हो, तो जरूर हो सकता है। बिल्कुल, और जिस तरह मैं जहां भी बैंगलोर में जाती हूँ, तो लोग इतने खुश होते हैं और इतना हमेशा कहते हैं हमें बहुत बुरा लगा, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है, तो एक तो कि पता तो चले, तो उसमें ही तो साहित्य का रोल होगा। हाँ, और हाँ, आपको याद होगा मैंने पिटीशन भी लिखी है और दी भी है गवर्नमेंट को कि ये हमारा जो हमारे साथ हुआ, एक्सोडस हुआ, वो एनसीईआरटी बुक्स में आना चाहिए। लोगों को पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स को पढ़ना है। आपको मालूम नहीं है मैंने कितने हजारों लोग के पिटीशन के सिग्नेचर लिए हैं और वो जेनोसाइड सबमिट है। करे हैं। तो हाँ, दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी बात कि आपको समझना है कि ये जो हमारे कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित की कम्युनिटी है, ये बहुत आध्यात्मिक है। नो, तो एक एक अलग किस्म के लोग हैं, थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं। वैसे ही हमारा दिमाग भी उसी तरह, माँ शारदा को पूजने
आपको अगर आप कई साहित्य जिसका मैं जिक्र करती हूँ, जैसे द मून हैज ब्लड क्लॉट्स, राहुल पंडिता ने लिखा, उसमें कई स्टोरीज हैं उसमें, और ये साक्षात है कि जो वहां पे जो कैंप में लोग थे, कितना थोड़ा सा मुआवजा मिलता था, पर उससे भी जाकर वो पोस्ट ऑफिस में स्टैंप लेते थे और चिट्ठी लिखते थे, कहाँ, यूएनओ में, यू नो, क्योंकि दैट इज व्हाट एन इंटेलेक्चुअल विल डू, कि नहीं मैं वहां जाऊंगा और अपने पैसे खाऊंगा, नहीं मैं वहां अपनी लिखूंगा, दरखास्त दूंगा। तो अब ये समस्या है, और स्पेशली मैं वरिड हूँ जो नई जनरेशन के लिए, बिकॉज एक रूटलेसनेस आ गई है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया है। जैसे एटलीस्ट हमने तो वो देखा है, हम रहे हैं, तो हमें है, पर जो उधर से जो गए ही नहीं और यही सब देखा, तो उनके मन में कैसा होता होगा। बहुत सा साहित्य उन लोगों का भी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक कविता सुनाने वाली थी जी। स्वागत है। बहुत सिंपल सी है, मेरी नहीं मैं है, ये अमित अग्निशेखर जी पांडे से जी भी की है। एक उसमें कविता से सुनना मैं कुछ, चाहूंगा इनके बाद में। जी हाँ जी, हाँ ये बहुत सिंपल सी, सरल सी है, और अमित पांडे की है, जो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, और मतलब मैं हमेशा इससे प्रभावित होती हूँ कि मेरा दर्द ना पूछो, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, अपने घर में मारा गया, टुकड़ों टुकड़ों में खंडित हूँ, शोर वक्त में जिंदा है, चीत्कारों से मैं मंडित हूँ, हमें बचाने कोई ना आया, खुद के वतन में दंडित हूँ, छीनी विरासत मेरी मुझसे, धोखे से अचंभित हूँ। पर फिर भी क्योंकि वो जो अपना इंटेलेक्चुअलिज्म है वो आ जाता है, आध्यात्मिकता आ जाती है, तो अंत में कहते हैं कि कर दो मेरा सब कुछ संचय, बस अब ईश्वर में आनंदित हूँ, मुझसे मेरा दर्द ना पूछो, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अग्निशेखर जी, मैं आपसे भी एक कविता सुनना चाहूंगा। आपने इतना विस्थापन पर साहित्य रचा है, निर्वासन पर। मैं, आप जो चाहें, वैसे वो पुल वाली कविता मुझे बहुत हिट करती है, अगर आप वो सुना दें, या आप अगर आपकी संवेदना को मैं छू नहीं सकता। ये है जलता हुआ पुल। हाँ, जलता आप हुआ। मुझे ना सुचित्रा जी अपना ईमेल दीजिएगा, जी और जरूर, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसका, प्रेम जी को भी, जी बिल्कुल, दोनों दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। ये जलता हुआ पुल है, इसी में से मैं वो हाँ कविता बिल्कुल, आपको आप सुनाता हूँ आप, शायद। हाँ, एक कविता आप हमें सुनाएं, ताकि तो साहित्य से भी जी जी रूबरू जी हो। जी, ये जलता हुआ पुल 24 पर है। इससे पहले मैं मेरे एक दोस्त हैं, प्रोफेसर दोस्त हैं, इंटेलेक्चुअल, इन्होंने कहा ना हम सब इंटेलेक्चुअल ही हैं, लेकिन अब कितने इंटेलेक्चुअल हैं वो तो एक शब्द में इनको कहूंगा वो यही समझेंगे, हम इंटेलेक्चुअल से ज्यादा कश्मीरी में लेक्चुअल ज्यादा हैं। तो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उनके पिता का निधन हुआ मुंबई में, और उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरी अस्थियों को कश्मीर ले जाया जाए वितस्ता में। अब उस बेचारे ने जोखिम उठाकर पिता की अस्थियों को कश्मीर ले गए, और उस पर मेरी छोटी सी कविता इससे पहले मैं सुनाऊंगा आपको। स्वागत, छोटी स्वागत, सी है। स्वागत, स्वागत। अस्थियां, ये अस्थियों का युद्ध, इसका शीर्षक है, अस्थियों का युद्ध। स्वागत। अस्थियों का किसी तरह जलावतनी से अपनी नदी किनारे पहुंच विसर्जित होना भी एक छोटा सा युद्ध जीतने जैसा है। ओह, यह मैंने बारूदी दिनों में चोरी से अपनी मातृभूमि जाकर एक दिन जाना। अस्थियां भी लड़ती हैं युद्ध। अरे वाह, उनके पिता की अस्थि, हमारी अस्थियां तक युद्ध लड़ती हैं अपनी अपनी नदी पर पहुंच। तो खैर, जलता हुआ पुल जिसकी आपने हाँ, बात की, मैं तो चाह रहा मैं था कि आप जलता हुआ पुल जो है सुनाएं। अब जलता हुआ पुल की बात है, मुझे वही हबागदल याद आता है, सुचित्रा जी को भी अपना कोई पुल याद आता होगा। पुल जलाया उन्होंने
बहुत पुराना। घरों की छतों पर लोग देखते रहे जैसे किसी पूर्वज का जलना। ओ, घरों की छतों पर लोग देखते रहे जैसे किसी पूर्वज का जलना। नदी की बेबसी देखी जल रहे पुल ने। एक पुल के जलने से जलती हैं कितनी शताब्दियां। ओ, वहां देखा एक कवि ने सहमे हुए घर की खिड़की से। ओ, एक पुल के जलने से जलती हैं कितनी शताब्दियां। वहां देखा एक कवि ने सहमे हुए घर की खिड़की से। निश्चिंत थे वहां पहुंचे अधिकारी। नहीं फैलती पुल की आग अड़ोस पड़ोस में। वे बनाएंगे नया पुल बता रही थी उनकी आंखें। वे नहीं देख रहे जलते आधार स्तंभों का नदी में गिरना। सहायक शहतीरों का गांठों से खुलना फिर बिखर जाना। बहुत खूब। पुल पुल जल रहा था। पुल जल रहा था। आकाश में उठती लपटें जैसे दौड़ रही थी किसी पुलिस थाने की ओर फरियाद करती। पुल जल रहा था। आकाश में उठती लपटें जैसे दौड़ रही थी किसी पुलिस थाने की ओर फरियाद करती। पुल जल रहा था। पुल जल रहा था। हे भगवान, इसी पुल से होकर घनी रातों में उस पार के किसी घर से पहुंचती हमारे पास रभाब और सारंगी की मर्म भेदी स्वर लहरियां। और इस पार से बहते हुए उत्सवी दिए जाते झूमते उस ओर। पुल जल रहा था। पुल जल रहा था अपने इतिहास के साथ जिसके साथ चिढ़ थी उन्हें। पुल जल रहा था अपने इतिहास के साथ जिसके साथ चिढ़ थी उन्हें, जिसे बदलना चाह रहे थे वे। जल रही थी तमाम लोकोक्तियां। ओ, जल रही थी तमाम लोकोक्तियां। जल रहे थे मुहावरे किंवदंतियां। लोगों का वो अपने ढंग से गुजरना उस पुल से। कभी यूं ही मोल तोल करना। मछलियों भरी टोकरियां लिए बैठी सुंदर मछियारिनों से। पुल जल रहा था। पुल जल रहा था जिसकी लोहे की रेलिंग पर चढ़कर जवान लड़के छलांग मारते नदी में। पुल जल रहा था जिसकी लोहे की रेलिंग पर चढ़कर जवान लड़के छलांग मारते नदी में। तैरते नाव घरों के गली मोहल्लों में आवारा। उस पार प्राचीन मंदिर के घाट पर खड़ा एक पूजा पाठी बुजुर्ग हैरान है कि वे जो तुल गए हैं जलाने पर पुल क्यों जल रहे हैं पुलों से। धन्यवाद। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। खूब, क्या बहुत शब्दों का खेल है। मुझे अच्छा, ईमेल दीजिएगा आप दोनों अपने, तो मैं जरूर, आपको खूब। बिल्कुल, पीडीएफ बिल्कुल, भेज दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अग्निशेखर जी और सुचित्रा जी, आज की बातचीत जो है वो, आज मैं ये समझता हूँ क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आप लोग धन्यवाद। हमारे साथ में हैं और हम लोगों ने उस त्रासद जिंदगी का एक साक्षात्कार किया। और मैं ये मांग करता हूँ अपने सब श्रोताओं के माध्यम से कि जो निर्वासित साहित्य रचा गया है उस साहित्य को भारत सरकार या राज्य सरकारें अपने
पाठ्यक्रम में शामिल करें जी। और बाध्य करें हम उनको कि ये निर्वासन साहित्य पाठ्यक्रमों के माध्यम से हमारे युवाओं तक पहुंचे, हमारे घरों तक पहुंचे, क्योंकि यही बहुत बड़ी एक बात। माध्यम इस निर्वासन साहित्य को आगे ले जाने का होगा। अगर ये कार्य सफल होता है तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम हर मंच से इस मांग को आगे रखते हैं कि निर्वासन के साहित्य को स्कूलों और कॉलेजेस के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, बहुत जिससे बड़ी इस बात, बहुत बड़ी त्रासद बात। जिंदगी का साक्षात्कार हमारे युवाओं के माध्यम से उनके घर के लोग और उनके घर के लोगों से समाज तक ये साहित्य पहुंचे। इस साहित्य को सजीव करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी मैं बात, इसी बहुत के बड़ी बात साथ है। में आप लोग आए आपका और धन्यवाद। इसका हिस्सा बहुत बने, बहुत आभार इसके आपका, लिए बहुत मैं आभार आपका आपका। आभार व्यक्त करता बुद्धिजीवी हूँ। मिल जाए और क्या चाहिए। बहुत 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 आभार बहुत आपका। बहुत अच्छा लगा। और आपका ये कंडक्ट करना साहित्यिक ही था। आप एकदम, एक कवि कैसे बोलता है, एक कवि और एक संवेदनशील व्यक्ति जब कंडक्ट करे तो वही आप से उपजी होगा गान, वैसे ही बोल रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी। नहीं, सुचित्रा बहुत जी, बहुत आपका भी। धन्यवाद, जी, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत।